सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका 18 जून का जो पेपर हुआ था उसका पार्ट थर्ड उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है। 18 जून का जो पेपर है एनवायरमेंटल साइंस का, उसके मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट है वो अपलोड कर दिए हैं, जिनमें हमने अप टू 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं विद एक्सप्लेनेशन। और आज की वीडियो में पार्ट थर्ड होगा जिसमें हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ई स्क्वायर एकेडमिक्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जो भी एनवायरमेंटल साइंस यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा हो। ठीक है। जो भी मास्टर्स, क्योंकि आपको पता है एनवायरमेंटल साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिससे के लिए आपके अपीयर हो सकते हैं जो भी बच्चे हैं एनवायरमेंटल साइंस में मास्टर्स किए हुए हैं, और भी अदर सब्जेक्ट्स में भी जिनका मास्टर्स है साइंस स्ट्रीम से, वो भी इससे के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है। तो आप उन सभी बच्चों के पास पहुंचाइए जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के आज हम शुरू करते हैं अपना सेशन। ठीक है। चलिए। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आया ये जियो साइंस यूनिट से ही अगेन। आपको पूछा टर्शियरी कोल है वो इंडिया में कहाँ पर इसके कोल फील्ड पाए जाते हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखें तो पहले आप इस क्वेश्चन को छोड़ो, क्वेश्चन में बहुत सारे मिस्टेक है, पहले ही बता देता हूँ मैं आपको। जो 18 जून को आपको पेपर हुआ था उसमें बहुत सारे, बोल सकते हो आप, टाइपिंग एरर या फिर बहुत सारे ऑप्शन में इतनी गड़बड़ी थी कि हमको पता नहीं था कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा, कौन सा। अगर इस पेपर का अगर रिजल्ट आता तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ड्रॉप होते, ये मैं श्योर शॉर्ट बता सकता हूँ, आप चेक कर लेना। ठीक है। जैसा ये भी क्वेश्चन उसी कैटेगरी में आता है। इसको छोड़ो आप, हम पढ़ते हैं कोल के बारे में। जैसा ये क्वेश्चन है इसी टॉपिक पर है, तो कोल के बारे में जो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन है कोल का आपके अक्रॉस द कंट्री, वो दो टाइप्स है। दो टाइप्स कौन से हैं? एक आपका गोंडवाना कोल है, एक आपका टर्शियरी कोल। गोंडवाना कोल ये प्राइमरी और सेकेंडरी कोल होते हैं। ठीक है। इसमें आपके प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप के कोल है वो आते हैं, और इनका फॉर्मेशन आपके कार्बोनिफेरस पीरियड था जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, उस टाइम इनका फॉर्मेशन हुआ था। और इसमें मेनली जो बिटुमिनस और एंथ्रासाइट क्वालिटी के कोल है वो आते हैं इस कैटेगरी में, गोंडवाना कोल में। और ये आपके इंडिया में जो पेनिनसुलर प्लेटू का रीजन है, जो आपके नागपुर प्लेटू, जो दक्कन रीजन पेनिनसुलर प्लेटू का रीजन है, वहाँ पर गोंडवाना कोल पाया जाता है। और इस गोंडवाना कोल में कार्बन कंटेंट आपका 60 to 90% होता है, बहुत ज़्यादा है। और ये फ्री ऑफ मॉइस्चर होता है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं पाया जाता। और आपके जादूगोड़ा माइन है मध्य प्रदेश में, ये इसका प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है जहाँ पर आपके थिकेस्ट कोल सीम पाई जाती है। कोल सीम्स ये होती है जो चद्दर होती है कोल की, ऐसे लेयर्स में स्ट्राटा बने हुए होते हैं, क्योंकि कोल आपको पता है सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में ट्रेप्ड रहते हैं। तो वो सीम्स, वो स्ट्राटास होते हैं, उनको कोल सीम्स बोलते हैं। जो थिकेस्ट कोल सीम्स है वो आपके ये जादूगोड़ा माइन है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। और हम बात करें तो अगला टाइप है टर्शियरी कोल है, जिनका फॉर्मेशन आपके ईओसीन, ओलिगोसीन और मियोसीन है, इन एजेस में हुआ था। ठीक है। जो कि अभी रिसेंटली फॉर्म हुए हैं, और इनमें कार्बन का कंटेंट है वो काफ़ी कंपेरेटिवली कम होता है गोंडवाना कोल के कंपैरिजन में। और इनका जो एग्जांपल है जो इंडिया में इनकी साइट्स हैं, जैसे आपके ये मैं बता रहा हूँ, आपके इंडिया का मैं बना देता हूँ, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को, थोड़ा सा टाइम दो। कोल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, हर बार इससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है। कोल और सॉइल, ये दो इंडिविजुअली ऐसे टॉपिक है जिनसे अलग ही टाइप से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। ये हो गया हमारा प्यारा भारत। ठीक है। अच्छे से बन तो चुका है। तो आपके जो जम्मू कश्मीर का रीजन है यहाँ का, वहाँ पर आपके, और अरुणाचल प्रदेश का रीजन है, और असम का रीजन है, फिर आपके हिमाचल प्रदेश। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पाए जाते हैं टर्शियरी कोल, जिनका कार्बन कंटेंट होता है कम। ठीक है। तो हमको क्या पूछा था इसमें क्वेश्चन में कि टर्शियरी कोल है उनके रिजर्व्स कहाँ 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 पाए जाते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, जो रानीगंज है आपके, रानीगंज ये भारत की पहली कोल माइन थी, फर्स्ट कोल माइन ऑफ इंडिया। ठीक है। ये आपके कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। फिर देखिए, अब टर्शियरी कोल के बारे में हम और फैक्ट डिस्कस करें तो टर्शियरी कोल
आपके 15 to 16 मिलियन ईयर ओल्ड है, ठीक है। कार्बन कंटेंट इज़ वेरी लो, और मेनली कंटेंट इन द एक्स्ट्रा पेनिनसुलर जो रीजन आपके जम्मू कश्मीर हुआ, हिमाचल प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश, इन एरियाज में पाए जाते हैं। और कोल जनरली हैज़ लो कार्बन एंड हाई परसेंटेज ऑफ द मॉइस्चर एंड सल्फर कंटेंट, ठीक है। इट्स टेक फ्यू 100 मिलियन ईयर्स फॉर द कार्बन कंटेंट टू इम्प्रूव। इसमें जो कार्बन कंटेंट है उसको इम्प्रूव होने में अभी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमने जो इसका एक्सट्रैक्शन है वो अभी इसी टाइम पर ही करना शुरू कर दिया है। तो आपके इंडिया में ये कोल फील्ड पाए जाते हैं, जहाँ से कोल माइन से हम कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ टर्शरी कोल इंक्लूड्स पार्ट ऑफ असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हिमालयास, फुटिल्स ऑफ दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल, देन जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान एंड केरला ऑल्सो, ठीक है। तमिलनाडु एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी ऑल्सो बेयर द टर्शरी कोल रिजर्व्स, ये एक्सेप्शन में है। तमिलनाडु में भी आपके ये कोल रिजर्व्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपके तमिलनाडु है और असम है, ये दोनों तो हैं इसमें, बी और सी होगा। लेकिन इसमें आपको उड़ीसा को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि बी और सी इंडिविजुअली आपके कोई भी ऑप्शन में नहीं दे रहे, तो बी सी डी, ये ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। तो जिस मिस्टेक की बात कर रहा था मैं, वो ये देखो इस क्वेश्चन में आपको दिख गई ना, इसमें आपको ये सी ऑप्शन है, ये कहीं नहीं दिखाई, एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बी और डी होगा इसका आंसर, ठीक है, बी और डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करें। तो अगेन ये क्वेश्चन आपका एनर्जी कंटेंट है, वहीं से आया, एनर्जी कोल टाइप्स। देखिए अगेन, अब इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी का ये क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको पता है कोल है वो आपके सीम्स में पाए जाते हैं, सीम्स, ये रहा, ये आपको फोटो दिख रही है, ये आपके कोल कोल सीम्स है। जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो स्ट्राटा में पाई जाती है, अलग अलग सेडिमेंट्स जमा होते हैं अलग अलग लेयर्स में, तो इनके बीच में जो आपके कोल है वो ट्रैप्ड होता है, तो ये कोल रिजर्व्स बनाते हैं। जो कि आपको पता है कि कोल है वो आपके डेड प्लांट मटेरियल और अलग अलग जो भी एनिमल वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, उनका डिग्रेडेशन होके ओवर द टाइम, ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। जब तब जाके हाई प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन में आपके कोल का फॉर्मेशन होता है। तो कोल्स आपके सिम डिपोजिशन है, ठीक है, उसके अंदर पाए जाते हैं। फिर आपके रही बात गैस हाइड्रेट्स की, तो वो होते हैं आपके क्लेथरेट्स। क्लेथरेट्स क्या होते हैं, जो आपके जिनमें आपके मीथेन है, बायोगैस, वो ट्रैप्ड होती है, इसको नेचुरल गैस भी बोलते हैं, नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस का मेनली कंपोजिशन आपका मीथेन ही होता है। और क्लेथरेट्स ऐसे आपके जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनके बीच में ये मीथेन गैस होती है वो ट्रैप्ड रहती है, ठीक है। जैसे कोई भी आपका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया, उसके सेंटर में क्या होगा, ये जैसे मैं अलग कलर से डिनोट कर लेता हूँ इसको, या ये हो गए आपके मीथेन गैस, और ये पूरा का पूरा ये लेटिस होगा, ऐसे इस तरीके से काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है केमिकल स्ट्रक्चर इसकी। तो ये इस लेटिस के अंदर ट्रिप्ड रहती है मीथेन अपने गैस, जहाँ गैस हाइड्रेट्स है, और ये जो पूरा का पूरा ये अरेंजमेंट होता है इसका, इसको क्लेथरेट्स बोलते हैं। तो इनका डिपोजिशन होता है गैस हाइड्रेट्स का क्लेथरेट्स के फॉर्म में। तो इसका डी का हो गया आपके 1, फिर ए का हो गया 2, तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट होगा। फिर आपके बी, हम पेट्रोलियम रिजर्व्स की बात करें तो आपके देखिए, आप इस फोटो में देखोगे तो आपको पता चलेगा, जो आपके पेट्रोलियम ट्रिप्स हैं वो आपके पाए जाते हैं ट्रिपिंग के फॉर्म में, ठीक। हमको पता है जियोलॉजी में जो एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन स्ट्रक्चर्स होती है, ये ये एंटीक्लाइन होती है, फिर ये आपकी सिनक्लाइन स्ट्रक्चर होती है। तो एंटीक्लाइन स्ट्रक्चर होती है वो अपने अंदर यहाँ पर इनमें जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, जबकि जो सिंक्लाइन स्ट्रक्चर होती है उसमें नहीं होते, क्योंकि ये न्यू स्ट्रक्चर्स होती है जो एक्सपोज होती है टुवर्ड्स द सरफेस। जबकि एंटीक्लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन कंटेंट होता है वो नीचे के लेयर्स में ट्रैप्ड हो जाता है,
जैसा कि ये एक स्ट्रक्चर है वो आपके देखिए एंटीक्लाइन स्ट्रक्चर, एंटीक्लाइन है। यहाँ पर आप ड्राई होल करके इसमें देखिए फ्री गैस कैप है, ऑयल वाटर कंटेंट यहाँ पर प्रेजेंट है, और रिजर्वायर रॉक्स ये सारी सारी नीचे। यहाँ पर रिजर्वायर रॉक्स में आपके पेट्रोलियम रिजर्वायर्स है, पेट्रोलियम ट्रैप्स है प्रेजेंट होते हैं। इनको एक्सट्रैक्ट करके ही यहाँ से के पेट्रोलियम निकाला जाता है, ठीक है। तो मेन पेट्रोलियम आपके ट्रैप्स में पाए जाते हैं, जो एंटीक्लाइन ट्रैप्स होते हैं उनमें। और रही बात आपके जो न्यूक्लियर मिनरल्स होते हैं, न्यूक्लियर मिनरल्स में आपके यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, और भी अलग अलग टाइप से, जैसे पोलोनियम है, जो कि आपकी न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए काम में आते हैं। वो सारे आपके पाए जाते हैं प्लेसर्स में। प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होते हैं? ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जो कोई, जैसे कोई वेदरिंग की प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी रॉक होती है, वो ओवर द टाइम्स वेदर होके फिर उसका जो वेदरिंग मटेरियल होता है वो सैंड, सिल्ट, जो भी अलग अलग सॉइल की फॉर्म्स होती हैं उनके फॉर्म में कन्वर्ट होकर वो वहाँ से धीरे धीरे बहता हुआ फिर एक एंड पॉइंट पर जाके रुकता है, या फिर कोई स्ट्रीम में मर्ज हो जाता है, फिर वो स्ट्रीम आगे कैरी करके इसको ओशंस में ले जाती है। अब जो और मिनरल्स होता है ये सारे के सारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू वेदरिंग, ठीक है। वेदरिंग के कारण क्या होता है, जो आपके जो सोर्स रॉक होती है जिसमें आपके ये जो मिनरल्स हैं, जो न्यूक्लियर मिनरल्स कह सकते हैं एक तरह से, वो प्रेजेंट थे सोर्स रॉक में। वो ओवर द टाइम ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग से क्या हुआ, वो सारे के सारे जो न्यूक्लियर मिनरल है वो प्लेसर्स डिपॉजिट्स के फॉर्म में उस रॉक से दूर चले गए छोटे छोटे पार्टिकल की फॉर्म में, और यही प्लेसर्स आगे जाके आपके न्यूक्लियर मिनरल है उनका सोर्स फॉर्म एक तरह से कह सकते हैं। अगर आपको न्यूक्लियर मिनरल एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए आपको ये जो प्लेसर डिपॉजिट्स हैं इनको ही यूज करना पड़ता है। और ऐसे ही आपके इसका एक और एग्जांपल, जैसे आपकी गोल्ड की जो माइनिंग होती है वो भी इसका एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। गोल्ड भी आपके प्लेसर्स के फॉर्म में ही डिपॉजिट होता है, ठीक है। और जो क्लेथरेट्स मैंने बताया था, देखिए ये क्लेथरेट गैस है, यहाँ पर अंदर ट्रैप होती है आपकी मीथेन। जो अनफ्रोजन जोन है ये होता है, और ऊपर होता है आपका परमाफ्रॉस्ट जोन जो कि फ्रोजन होता है ऊपर, जो आपके मेनली जो टेगा और टुंड्रा इकोसिस्टम है वहाँ पर पाया जाता है गैस हाइड्रेट्स। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इसमें जो न्यूक्लियर मिनरल्स हैं वो आपके प्लेजर्स में पाए जाएंगे, जो पेट्रोलियम है वो आपके ट्रैप्स में, जो एंटीक्लाइन ट्रैप्स है उनमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करने चले तो हम, ये क्वेश्चन आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पार्ट से है। इसमें पूछा कि आपके कौन सा पार्ट नहीं है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो प्रोसेस होती है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उसका पार्ट नहीं है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो होता क्या है। अब इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में एक तो होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें आप अलग अलग स्टेजेस के थ्रू आप सॉलिड वेस्ट को मैनेज करते हैं। इसमें सारी प्रोसेसेस एक दूसरे से लिंक नहीं होती, जबकि जो इंटीग्रेटेड होता है उसमें आपको क्रेडल टू ग्रेव अप्रोच है वो हम फॉलो करते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका, अगर हम इसका सोर्स बताऊं तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली गिलबर्ट जो बुक है आपके एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की, वहाँ से डायरेक्ट ये पूछा गया है और ये इसका सोर्स है। अब इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसमें 3 स्टेजेस होती हैं मेनली। आपके सबसे पहले होता है सोर्स का रिडक्शन, फिर होता है आपका रिसाइकलिंग सेकंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज होता है आपका डिस्पोजल। अब सोर्स रिडक्शन है, उसमें अलग अलग टाइप से आप सोर्स कैसे रिडक्शन करोगे। सोर्स का रिड्यूस करेंगे हम टॉक्सिसिटी या लेस पैकेजिंग, पैकेजिंग ही कम करेंगे। प्रोडक्ट का रीयूज हम ज़्यादा प्रेफरेबल बनाते हैं इस कैटेगरी में। देन मोर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स फॉर्म करो, उनको मैन्युफैक्चरिंग करो उनकी, ताकि वो लंबे टाइम तक चल सकें और वो वेस्ट में कन्वर्ट ना हो पाए। ऑन साइट मल्चिंग एंड कंपोस्टिंग ये भी इस कैटेगरी में आता है कि सोर्स का रिडक्शन हम कर सकते हैं। देन रिसाइकलिंग में हम बात करें तो कलेक्ट करके, अगर कोई भी प्रोडक्ट है वो यूज हो चुका है तो उसको कलेक्ट करके उसकी प्रोसेसिंग करके यूज रिसाइकल मटेरियल्स इन प्रोडक्ट्स, फिर उसको कंपोस्टिंग कर दी जाती है, ठीक है। कंपोस्टिंग ऐसा प्रोसेस है जो ओनली फॉर आपके ऑर्गेनिक मैटर के लिए ही काम करेगा। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट है जो ऑर्गेनिक मैटर नहीं है तो उसके लिए आपकी कंपोस्टिंग प्रोसेस काम नहीं करेगी। डिस्पोजल की बात करें तो हम कंबस्टन विद एनर्जी रिकवरी, जिसमें कंबस्टन में आपको पता है आपकी एक होती है पायरोलाइसिस, एक होता है आपका इंसिनरेशन,
ऑक्सीजन प्रोसेस, ये आपके ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है और ये होती है आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट होता है जबकि यहाँ पर पायरोलिसिस में प्रेजेंट नहीं होता है। अब कंबस्टन विद एनर्जी रिकवरी, फिर आपके लैंडफिल है जो कि डिस्पोजल का एक मेथड है, फिर इंसिनरेशन विदाउट एनर्जी रिकवरी, सीधा डायरेक्ट आप बंद कर दो और उसको एस में कन्वर्ट कर दो और एनर्जी की इसमें से कोई रिकवरी नहीं होती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कंसिडर की जाती है कि सोर्स रिडक्शन, देखिए मैं वापस बताता हूँ, सोर्स का रिडक्शन, फिर रिसाइकलिंग, देन डिस्पोजल, ये 3 स्टेज होते हैं इसमें। अब क्वेश्चन पर आओ तो देखिए सोर्स रिडक्शन है इसका पार्ट, फिर डिस्पोजल है, रिसाइकलिंग है, बट लाइफ साइकिल असेसमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जियो साइंस यूनिट से अगेन क्लाइमेटोलॉजी के पोर्शन से पूछा है। इसमें पूछा है ऐसी कौन सी विंड है जो आपके पैरेलल ब्लो करती है आइसोबार्स के। अब ऐसा का ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन आपके 2 सितंबर को जो पेपर हुआ था, दिसंबर वाला, सितंबर को जो पेपर हुआ था, जून का जो रीनेट एग्जाम, ठीक है, रीनेट एग्जाम, उसमें ये आया था क्वेश्चन और वो क्वेश्चन मैंने बताया था 18 जून के पेपर से ही रिपीट किया गया है। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन उठा के आपके सितंबर में पूछ लिया। अब इसका आंसर आपको पता है, जियोस्ट्रोफिक विंड होता है। जियोस्ट्रोफिक विंड के कंसेप्ट को समझे हम, तो जियोस्ट्रोफिक विंड है वो आपके मेनली मूव करती है आइसोबार्स के पैरेलल। ये अलग अलग आइसोबार्स होते हैं। आइसोबार्स आपको पता है द लाइन ऑफ इक्वल प्रेशर्स, जहाँ पर आपके एक ही टाइप का प्रेशर मेंटेन रहता है, वो आपके आइसोबार्स लाइन्स होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये नीचे वाली लाइन है, वहाँ पर जो 700 मिलीबार है, ठीक है, उसका प्रेशर मेंटेन है, और जो सबसे ऊपर है आपके 688 है। इसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि आपके जो जियोस्ट्रोफिक विंड फ्लो होने का जो प्रोसेस है वो कैसे फॉलो होता है। अब जियोस्ट्रोफिक विंड है, इसमें जो मेन रोल होता है वो आपका होता है एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और सेकंड होता है आपका कोरियोलिस फोर्स। इन दोनों के बीच में जो बैलेंस होता है रिजल्टेंट, वो आपके जियोस्ट्रोफिक विंड होती है। ठीक है, अब जियोस्ट्रोफिक विंड है वो आपके अपर लेवल की विंड होती है। सबसे पहले आप याद रखना अपर लेवल की विंड होती है और इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो अपर लेवल की विंड है तो वहाँ पर फ्रिक्शन का जो अमाउंट है विंड के साथ वो काफ़ी लो होता है। ठीक है, तो लो फ्रिक्शन या फिर जीरो फ्रिक्शन होता है अपर लेवल विंड्स में, तो वो आपके जियोस्ट्रोफिक विंड इसका एग्जाम्पल हो गया। अब नीचे होता है आपका हाई प्रेशर जोन, ऊपर होता है आपका लो प्रेशर जोन। अगर हम एल्टीट्यूड से अगर ऊपर की तरफ जाएं, ठीक है, तो आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो आपके सबसे पहले क्या होगा कि कोई एक पॉइंट है वहाँ पर अगर कोरियोलिस फोर्स है और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, तो आपकी रिजल्टेंट विंड यहाँ पर होगी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये विंड एक टाइम आएगा जब आपके आइसोबार से इनकी पैरेलल हो जाएगी, और वो पैरेलल होते ही वो आपके जियोस्ट्रोफिक विंड होगी। देखिए विंड यहाँ पर भी प्रेजेंट है और यहाँ पर भी है और सबसे नीचे वाले स्टेज में भी है, लेकिन ये सारी विंड्स आपके जियोस्ट्रोफिक विंड नहीं है। ठीक है, जियोस्ट्रोफिक विंड यहाँ पर ये नहीं है। जियोस्ट्रोफिक विंड आपके वही होगी जो आपके आइसोबार से, ये 2 आइसोबार लाइन है और इनके पैरेलल मूव कर रही है, वही आपके जियोस्ट्रोफिक विंड होगी, जो कि रिजल्टेंट विंड होगी किसकी, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स की। ठीक है, तो आप ये बात याद रखना। ग्रेडियंट विंड आपको पता है जो हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट है उसकी तरफ मूव करती है, वो हो गई ग्रेडियंट विंड। फिर फ्रिक्शनल विंड है जो विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फिर लोकल विंड है वो लोकली अलग अलग एरिया में मूव करती है, वो आपकी होती है लोकल विंड। अब इस क्वेश्चन में पूछा है आपको अरेंज करना इकोसिस्टम टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स ड्राई वेट इन द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब स्टैंडिंग क्रॉप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये ड्राई वेट ये कंसेप्ट क्या है, फिर आप तभी तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा पाओगे। अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं पता होगा तो आप कैसे करोगे ये चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है। देखिए जो इकोसिस्टम में होता है द पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स अलोंग ए फूड चेन इज रेफर टू एज ए ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, कोई भी फूड चेन में ऑर्गेनिज्म की पोजीशन होती है वो उसका ट्रॉफिक लेवल होता है। द अमाउंट ऑफ द लिविंग मैटर एट ईच ट्रॉफिक लेवल एट ए गिवन टाइम इज नोन एज द स्टैंडिंग क्रॉप या स्टैंडिंग बायोमास। और कोई भी लिविंग मैटर का अमाउंट होता है कोई भी ट्रॉफिक लेवल में, जैसे आपका ये इकोसिस्टम स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अलग अलग हीरार्कीज है। तो अगर हम एक ट्रॉफिक लेवल पर बात करें तो वहाँ पर प्रेजेंट सारा का सारा जो बायोमास होता है वो आपका स्टैंडिंग क्रॉप होता है, जिसको ड्राई वेट हम कह सकते हैं, इसका ड्राई वेट निकालना है। ठीक है, तो स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग बायोमास ये दोनों एक चीज़ है। अब हमको निकालना है
कि ये जो अलग अलग इकोसिस्टम दे रखे हैं, इनमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है हमको कि किस में सबसे कम होगा आपका स्टैंडिंग क्रॉप और किस में सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हम बताएं तो इसमें बात करें तो डेजर्ट होता है, आपको पता है डेजर्ट में आपके जो बायोडाइवर्सिटी होती है बहुत ही कम होती है, लो अमाउंट में। तो यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी अगर कम होगी तो वहाँ पर बायोमास का अमाउंट भी काफ़ी कम होगा। तो डेजर्ट आपका सबसे कम हो गया इसमें। देखिए डिजर्टिफाई एरिया ई है, तो ई सबसे पहले आएगा आपके। तो 2 और 3 आपके ऑप्शन इसमें कंसिडर होंगे। फिर सबसे लास्ट में होगा, आपको पता है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे हाई होती है वर्ल्ड में कोई भी इकोसिस्टम में। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा वो सबसे लास्ट में होगा। तो ए इसमें सबसे लास्ट में है दोनों में। अब देखिए जो डेजर्ट के बाद में आपके जो स्टैंडिंग बायोमास है उसका अमाउंट, स्टैंडिंग क्रॉप का अमाउंट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है उनमें होता है। उसके बाद में जो ट्रॉपिकल स्वैम्प फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल स्वैम्प फॉरेस्ट में। देन आपके बोरियल फॉरेस्ट है, बोरियल फॉरेस्ट आपको पता है ये टेगा, जो आपके टेगा इकोसिस्टम है उसका पार्ट होते हैं, उन्हीं को ही आपके बोरियल फॉरेस्ट कहते हैं। फिर आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ये होगा, आपका डेजर्ट होगा ई, फिर उसके बाद में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है सी। तो ई और सी आएगा तो ऑप्शन 2 इस करेक्ट आंसर आपका इससे बन जाएगा। और एक और कंसेप्ट आपको मैं बताता हूँ। एक तो होता है आपका स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप ये तो आपका स्टैंडिंग बायोमास हो गया। लेकिन एक आपका होता है स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है, कोई भी एक इकोसिस्टम में आपके जो अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, वो आपका होता है स्टैंडिंग स्टेट। उसको आप कंसिडर करते हैं स्टैंडिंग स्टेट में। जबकि स्टैंडिंग क्रॉप में आपके जो लिविंग मटेरियल होता है वो आपका जो बायोमास मटेरियल होता है वो क्रॉप में, स्टैंडिंग क्रॉप में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका स्टेट पोर्शन से पूछा है, स्टेटिस्टिक्स। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, जो क्यू आई है, डी आई है और पी आई है, वो रेफर टू रेस्पेक्टिवली ith quartile, decile and the percentile. Which of the following measure represent correct relationship between them? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्वार्टल क्या होता है, डेसाइल क्या होता है, फिर परसेंटाइल क्या होता है। देखिए ये एक आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। इसमें आपको पता है यहाँ पर सेंटर में, यहाँ पर ये होती है आपकी मीन वैल्यू 0, और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है मीन वैल्यू पर आपका 0 होता है। देन इधर वो नेगेटिवली इंक्रीज करता है और इधर वो राइट साइड में पॉजिटिवली इंक्रीज करता है। फिर होते हैं आपके परसेंटाइल्स, परसेंटाइल्स होते हैं जो आपके 100 के आसपास होते हैं, 100 तक होते हैं पूरे। फिर नॉर्मल कर्व्स इक्विवेलेंट्स हैं, ये अलग चीज़ें हैं, ये आपके काम की नहीं। ठीक है, अब मेनली में जो क्वेश्चन के रिलेटिवली हम बात करें तो देखिए आपका ये हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब आपको पता होना चाहिए सबसे सॉरी, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है उसमें अगर हम इनका पार्टीशन करें सेग्रीगेशन में, तो आपके जो क्वार्टल अमाउंट होता है इसमें आपके 4 क्वार्टल होते हैं, क्वार्टल 1 2 3। ठीक है, 4 क्वार्टल होते हैं इसमें, क्वार्टल 1, देन क्वार्टल 2, फिर आपका होता है क्वार्टल 3। ठीक है, 3 क्वार्टल होते हैं, उसको 4 भागों में वो सेग्रीगेट हो जाता है। देखिए इसे, अगर ये 3 क्वार्टल है यहाँ पर, तो एक ये हो गया पार्ट, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, तो ये 1 2 3 4। फिर आपके परसेंटाइल जो डेसिल की बात करें, वो डेसिल ऐसी चीज़ होती है जो आपके जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है उसको 10 भागों में बराबर इक्वली डिवाइड करती है। 10 पार्ट्स, 10 पार्ट्स होते हैं। और परसेंटाइल होता है वो आपके पूरा 100 जो पार्ट्स होते हैं उनमें डिवाइड करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम देखें तो आपके जो क्वार्टल 2 होता है वो आपका एकदम सेंटर में होता है मीन वैल्यू के आसपास। ठीक है, मीन वैल्यू पर होता है आपके यहाँ पर क्वार्टल 2। फिर यहाँ सेंटर में हम और बात करें तो परसेंटाइल स्ट्रक्चर में देखें तो P50 होता है, वो आपका सेंटर में होता है बिल्कुल।
और जो डेसेल स्ट्रक्चर होती है, डेसेल में जो आपका 5th नंबर डेसेल होता है, 5th डेसेल, ठीक है, वो आपका होता है सेंटर में। तो ऐसे करके ये जो तीनों वैल्यूज होती है वो इक्वली आपके बराबर होती है तीनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा कि Q2 P50 देन D5, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा डीपली है, अगर जिसको ये इस कर्व की जानकारी नहीं है वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाता, ठीक है। जिसको पता है कि डेसिल और ये परसेंटाइल है, क्वार्टाइल है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में ये कैसे फिट बैठते हैं, वो इस क्वेश्चन को कर लेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। अब देखिए स्टेटमेंट पढ़िए आप एक एक करके, कि ऑक्सीजन अंडरगोज फोटो डिसोसिएशन बाय द यूवीसी रेडिएशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ये बात बिल्कुल सही है। जो यूवीसी रेडिएशन होती है, जो मैक्सिमम एनर्जी कंटेंट होता है वो आपका यूवीसी रेडिएशन में होता है, और ऑक्सीजन है वो उसका फोटो डिसोसिएशन होता है विद द हेल्प ऑफ यूवीसी रेडिएशन इन द स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन। देन ओजोन अंडरगोज फोटो डिसोसिएशन बाय द यूवीबी रेडिएशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। और यूवीबी है, देखिए यूवी जो आपके सी है वो तो आपके ऑक्सीजन के साथ फोटो डिसोसिएशन ऑक्सीजन का कर देती है, उसको स्प्लिट कर देती है, और जो आपके यूवीबी है वो आपको ओजोन को डिसोसिएट करती है, ठीक है। फिर आपके जो NO2 कैटालिटिक डिस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज इनिशिएटेड बाय द फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ N2O। ये भी बिल्कुल सही है। आपका N2O है वो आपका स्प्लिट होके फिर जो NO है और ओजोन जो ऑक्सीजन रेडिकल्स हैं ये फॉर्म करता है, फिर ये NO अगेन आपके रिएक्शन करके NO2 बनाते हैं। इस करके ये साइकिल चलता रहता है और ये ओजोन के डिस्ट्रक्शन में हेल्प करता है, जो आपके यूवी रेडिएशन की वजह से होता है। अब कैटालिटिक, फोर्थ ऑप्शन में जो कैटालिटिकली एक्टिव रिजर्वायर ऑफ द क्लोरीन इन द स्ट्रेटोस्फेयर आर HCl एंड ClO NO2। अब ये स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ये जो दोनों रिजर्वायर होते हैं HCl गैस और ClO NO2, ठीक है, ये दोनों आपके कैटालिटिकली एक्टिव नहीं होते हैं, ये होते हैं आपके इनएक्टिव। ये दोनों होते हैं आपके इनएक्टिव रिजर्वायर, ठीक है, तो रिजर्वायर होते हैं। तो आप ये याद रखना, ऑप्शन 4 है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और बाकी ऊपर वाली तीनों स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो आपको पूछा है बायोडाइवर्सिटी सेक्शन से कि जो आपकी गामा डाइवर्सिटी है वो रिफ्लेक्ट करती है द लेवल ऑफ पॉपुलेशन एट द लेवल ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। गामा डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड देन लैंडस्केप। तो गामा आपको पता है जो सबसे अपर लेवल होता है, जो लैंडस्केप को प्रेजेंट करता है वो होता है आपका गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपका पहले भी बहुत बार पूछा है जिस नेट में, देखिए आप, इसमें पूछा है जो अल्फा बीटा गामा है इन दोनों में, इन तीनों के बीच में आपका रिलेशन क्या है। तो आपका गामा होता है, गामा इज इक्वल टू द बीटा इंटू एल्फा, ठीक है। एल्फा और बीटा का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो आपका गामा बायोडाइवर्सिटी के बराबर होता है। अब इस चार्ट में आप देखिए, ये भी इसमें करेक्ट होगा क्योंकि ये बीटा है, तो ये बीटा को अगर हम इक्वल करें तो फिर आपका गामा अपॉन में अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब अल्फा डाइवर्सिटी क्या होता है? ऐसी डाइवर्सिटी विद इन ए कम्युनिटी, ठीक है, जो एक कम्युनिटी के बीच में होती है, जनरली डिस्क्राइब द साइज और डिफाइंड यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, स्पेशली इन द ग्रासलैंड। एक ग्रासलैंड में हम कह सकते हैं जो आपके प्रेजेंट होती है बायोडाइवर्सिटी, वो आपकी डिस्क्राइब करती है एक यूनिट ऑफ इकोसिस्टम या फिर साइज को डिस्क्राइब कर देती है, ठीक है, वो होती है आपके अल्फा डाइवर्सिटी, ठीक है। जबकि आपके जो बीटा डाइवर्सिटी होती है, द डाइवर्सिटी बिटवीन द वुडलैंड एंड एडग्रोस, हम कह सकते हैं दो इकोसिस्टम है उनको रिप्रेजेंट करती है। स्पीसीज डाइवर्सिटी बिटवीन द टू कम्युनिटीज, ठीक है, रेशियो बिटवीन द रीजनल एंड लोकल स्पीसीज डाइवर्सिटी। और इसमें जियोग्राफिकल बैरियर्स आते हैं, कौन कौन से रिवर्स है, माउंटेन्स हैं, इसमें इंक्लूड कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बीटा डाइवर्सिटी। फिर आपके लास्ट में बात करें तो हम जो गामा डाइवर्सिटी होती है वो स्पीसीज डाइवर्सिटी टू और मोर इकोसिस्टम को इंक्लूड करती है। तो आपके जो एक लैंडस्केप होता है उसमें आपके ढेर सारे इकोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं। लार्ज स्केल स्टडी ऑफ ए बायोम एंड लैंडस्केप, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो यहाँ से सोल्व हो जाता है।
डाइवर्सिटी इन द एंटायर माउंटेन स्लोप, जैसा कि हम कह सकते हैं जो एंटायर माउंटेन की स्लोप होती है वहाँ पर अलग अलग टाइप की जो स्पीसीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। वहाँ पर अल्फा भी होती है, बीटा भी होती है और गामा भी होती है। तो इस टाइप से हम गामा डाइवर्सिटी है वो आपके रिफ्लेक्ट करती है लैंडस्केप पैटर्न को, ठीक है। लैंडस्केप लेवल पर जो भी आपके डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है वो गामा डाइवर्सिटी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बात कर रहा है रिमोट सेंसिंग से अगेन। विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट सेंसर हैव द थर्मल इंफ्रारेड सेंसिंग कैपेबिलिटीज, ठीक है। आपको बताता है जो थर्मल आईआर सेंसर है वो कौन कौन से सैटेलाइट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ इनके एग्जांपल्स। जो सैटेलाइट सेंसर विद द थर्मल आईआर सेंसिंग कैपेबिलिटीज, सबसे पहले आपके जो थर्मल आईआर सेंसर होता है उसका काम क्या क्या होता है। जो देखिए आप इसका नाम से ही पता है कि थर्मल आईआर जो इंफ्रारेड सेंसर है ये मेनली डिटेक्ट करता है जो भी आपके ऑब्जेक्ट होता है उसके द्वारा जो एमिटेड लाइट होगी आईआर के फॉर्म में वापस उसको ये रीड करता है। डाटा को रीड करके वो अलग अलग डिटेल्स देता है, उसका टेम्परेचर कितना है या फिर और भी पैरामीटर्स होते हैं। ऐसे ही आपके अलग अलग जो वाटर बॉडीज़ है कोई भी इकोसिस्टम है उसको जो रिफ्लेक्टेंस है आईआर वेवलेंथ की उसको डिटेक्ट करके या अपना डाटा जनरेट करता है थर्मल आईआर सेंसर, ठीक है। अब से ये सैटेलाइट्स में इंक्लूड होता है कौन कौन से इसमें होते हैं सैटेलाइट सेंसर्स विद द थर्मल आईआर सेंसिंग कैपेबिलिटीज। इसमें आपको सबसे पहले हो गया थीमेटिक मैपर, ठीक है। ये मैप बनाने में यूज होता है जो अलग अलग लैंडस्केप होते हैं वहाँ पर अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं अक्रॉस द सरफेस और जिनकी जो रिफ्लेक्टेंस कैपेसिटी होती है आईआर को वापस रिफ्लेक्ट करने की वो अलग अलग टाइप से होती है। तो इससे हम एक मैप जनरेट होता है। तो थीमेटिक मैप को जनरेट करने के लिए इसका यूज होता है। देन एनहांस्ड थीमेटिक मैपर प्लस, और ये इसमें एक और सेंसर है, ठीक है, एनहांस थीमेटिक मैपर प्लस। ये भी अलग अलग सैटेलाइट में यूज होता है। फिर टोपोसेंट्रिक इंटरमीडिएट रेफरेंस सिस्टम TIRS और TIRS-2, ये दोनों आपके जो लैंडसेट सैटेलाइट है लैंडसेट, ठीक है, जो लैंड की स्टडी करती है मैप बनाने में यूज होती है। इन दोनों में लैंडसेट सैटेलाइट में ये दोनों थर्मल सेंसर है वो इम्प्लांटेड है और TIRS-2 भी आपका एक थर्मल सेंसर है। फिर आपके हो गए मोडिस और एस्टर, ठीक है, ये दोनों आपके थर्मल सेंसर की कैटेगरी में आते हैं। तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करें तो आपका जो मोडिस है और एस्टर है इसका एग्जाम्पल हो गया AOD। फिर आपका जो लैंडसेट है वो इसका हो गया तो ACD। आपका ऑप्शन 2 इस करेक्ट आंसर का होगा। ये आपको पता है मॉडरेट रेजोल्यूशन है तो इसमें यूज़ होता है मॉडरेट रेजोल्यूशन का, और थर्मल जो IR सेंसर होते हैं इनका यूज़ मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्लाइमेटोलॉजी पोर्शन से पूछा है। देखिए इसमें बताना है आपको कि आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है अगर आप वहाँ पर खड़े हो विद द बैक टू द विंड देयर विल बी लो प्रेशर टू योर लेफ्ट एंड हाई प्रेशर टू योर राइट, रेफर टू एज। तो इसको हम, ये लो होता है आपका 22 बुलेट लो। इसमें क्या होता है जैसे ये कोई विंड जा रही है, अब यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है, ये विंड की डायरेक्शन ये है। तो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा उस साइड आपका लो प्रेशर होगा, जो राइट हैंड होगा वहाँ पर हाई प्रेशर होगा। ये कंडीशन होती है आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अगर यही कंडीशन सेम आप अगर सदर्न हेमिस्फीयर में हो अर्थ के और आपके यहाँ पर विंड जा रही है और यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है, तो आपका जो राइट साइड होगा वहाँ पर आपका लो प्रेशर होगा और लेफ्ट साइड में होगा आपका हाई प्रेशर। ये इसका जस्ट वॉइस वर्सा होता है, बिल्कुल उल्टा। तो 22 बुलेट लो आपका ये याद रखना आप ये चीज़ कि जो विंड का ग्रेडियंट है तो फिर वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जनरेट होती है तो नदर्न हेमिस्फीयर में। तो आपको पता है विंड की डायरेक्शन ऐसे रिफ्लेक्ट होती है। तो लो प्रेशर होता है आपके लेफ्ट साइड में इन द नदर्न हेमिस्फीयर और साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में आपके लो प्रेशर होता है राइट साइड में अगर आप विंड के बैक साइड में खड़े हो, ठीक है। ये हो गया आपका 22 बुलेट लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है अगेन यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन है ज्योग्राफी पोर्शन से। लोकल विंड्स को मैच करना है आपके उनके प्लेसेस ऑफ अकरेंस है, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले मैं बताता हूँ ये सारी अलग अलग विंड्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये हो गया आपका वर्ल्ड का मैप। विंड्स अलग अलग टाइप की होती है आपके विंड्स है वो, कोई वार्म विंड भी होती है और आपके कोई भी आपके देखें कोल्ड विंड्स भी होती है, ठीक है, वार्म और कोल्ड विंड्स है।
ये अलग अलग टाइप से जो आपके थर्मल इंसुलेशन होता है उनमें डिफरेंसेस की वजह से, और वहाँ की जो क्लाइमेटिक पैटर्न्स होता है उसकी वजह से वहाँ पर फ्लो करती है अलग अलग रीजन्स में। जैसे अपने इंडिया में जो गर्म जो हॉट है वहाँ विंड चलती है, वो होती है आपके लू, जो नदर्न इंडिया के रीजन्स में चलती है। जैसे ही हम दूसरी विंड्स की बात करें तो रेड कलर से जो एरोस डिनोट किए गए हैं वो सारे आपके वार्म विंड है, और जो आपके ब्लू कलर में है वो आपके कोल्ड है। ठीक है। अब जो रशिया के रीजन्स में है, देखिए बोरा है, बोरा रशिया की साइड से यूरोप की साइड में फ्लो होती है बोरा। फिर आपके कैरेबुरान है, वो रशिया से फिर सेंट्रल एशिया की तरफ, फिर बुरान है जो आपके रशिया में बहती है। फिर एक और कोल्ड विंड है जो ऑस्ट्रेलिया की साइड में बहती है, वो होती है बुरेस्टर्स, जो कि साउथ पोल से आपके ऑस्ट्रेलिया के साइड आती है। फिर एक होती है आपके पंपेरो, ये होती है आपके साउथ अमेरिका रीजन्स में। फिर मिस्ट्रल है, मिस्ट्रल आपको मेडिटेरियन सी की साइड आती हुई दिखाई देगी, यूरोप के साइड से, यूके की साइड से। फिर ब्लिजार्ड्स है जो आपके कनाडा से, जो हडसन की जो खाड़ी है, हडसन बे ऑफ हडसन, वहाँ से आपके नदन नॉर्थ अमेरिका का रीजन है जो यूएसए का पोर्शन है, वहाँ पर आती है। और जबकि हम वार्म विंड की बात करें तो आपका लू सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है इसका, जो नदर्न इंडिया में बहती है। फिर हो गई आपके फ़ोन है, फिर सिरोको और हरमथन और खश्मीन है, ये दोनों अफ्रीकन विंड्स है, होम विंड्स। देन जोंडा है जो आपकी साउथ अमेरिका विंड्स, चिली साइड में। फिर सेंटा एना एंड चिनूक है, ये दोनों आपके वार्म विंड का एग्जांपल है। देखिए आप, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका दिसंबर में भी आया था एज इट इज क्वेश्चन, और ये सारी की सारी इसमें विंड्स पूछी थी। तो हम बात करें तो मिस्ट्रल की, मिस्ट्रल आपको पता है, मिस्ट्रल एक कोल्ड विंड है, जैसा कि मैंने बताया था, ये मेडिटेरियन रीजन से उसकी साइड फ्लो करती है। तो एक आपका हो गया 3, एक का अगर 3 आप एक मैच कर दोगे तो आपका ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। फिर आपका जो बोरा था, बोरा विंड है आपकी, वो मैंने बताया, ये आपके कोल्ड एंड ड्राई विंड होती है नियर द एड्रेटिक सीज। ये जो रशिया की साइड से आती है बोरा विंड, ये रहा, जो रशिया से आपकी यूरोप में एंटर करती है एड्रेटिक सी के पोर्शन से, ये रही पूरा। फिर के देखें तो सेंटा एना विंड है, वो के वार्म एंड ड्राई विंड होती है, जो कि आपके यूएसए में फ्लो होती है। फिर फोहन हो गया, वो आपके वार्म एंड ड्राई विंड है ऑन द नदर्न साइड्स ऑफ द एल्प्स इन द स्विट्जरलैंड। जो फोहन विंड होती है वो स्विट्जरलैंड से, अब एल्प्स माउंटेन आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, जो वो माउंटेन रेंजेस वाला क्वेश्चन आया था, उनको मीन एनुअल टेम्परेचर में लगाना। तो फोना जो एल्प्स माउंटेन है वो इटली के साइड में प्रेजेंट होते हैं, तो ये फोना विंड है वो आपके इसी नदर्न साइड में, जो एल्प्स माउंटेन रेंज है उसके नदर्न साइड में फ्लो करती है। ऐसे ही आपके चिनूक है, वो अगेन हॉट लोकल विंड है यूएसए में। फिर मिस्टर होगी कोल्ड लोकल लोकल विंड है। फिर सेंटा है जो चैनल्ड लोकल विंड है, जो कि चैनल किसका, इसमें सेंटा है वो यूएसए में एक चैनल के थ्रू पास करती है, जो रॉकी माउंटेन्स है उनके बीच में से। फिर आपके हो गए डस्टी स्टॉर्म्स, जो इंसोलेशन लोकल विंड है, वो ड्यू टू इंसोलेशन है, सोलर इंसोलेशन उनकी वजह से आते हैं। तो आप याद रखना, ये दिसंबर 2023 में साइकिल था, उसमें आया था ये क्वेश्चन। ये देखिए आप पीवाईक्यूज में मैंने ये अटैच कर दिया था इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बात कर रहा है जो टू स्टेटमेंट बताना आपको ग्राउंड सोर्स हीट पंप के बारे में। पता नहीं अब ये एनटीए ने क्या खा के ये क्वेश्चन डिज़ाइन किया था। इसमें ऑलमोस्ट सारी स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट तो करेक्ट है, 4th स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है। तो इसमें इनको फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ लिखना चाहिए था कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत होगी, जबकि ये ऊपर वाली जो तीनों स्टेटमेंट है ये जस्टिफाई करती है ग्राउंड सोर्स हीट पंप को, जबकि नीचे वाली नहीं करती। तो ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट ये होगी, और ये ऊपर वाली जो तीनों स्टेटमेंट है वो होगी आपकी ट्रू। अब मैं बताता हूँ आपको, जो ग्राउंड सोर्स हीट पंप्स होता है वो क्या होता है। ये मेनली इनका यूज़ किया जाता है आपके जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वहाँ पर जो नॉर्थ नदर्न रीजन में आपके प्रेजेंट जो कंट्रीज हैं, वहाँ पर ऑल टाइम आपको पता है पूरा का पूरा स्नो में उनके सारे जो रेजिडेंस होता है वो कवर्ड रहता है, सारा का सारा घर। तो उस स्नो को मेल्ट करने के लिए उस घर में हीटिंग, जो वार्म हीटिंग होती है उसको जनरेट करने के लिए ये वहाँ पर यूज़ किया जाता है आपके, ये हीट पम्प्स इनका यूज़ किया जाता है।
जो कि अंडर वाटर नहीं, जो आपके अंडरग्राउंड डिज़ाइन होता है, ठीक है। उसमें अगर कोई भी घर बनाते हैं तो उसके डेप्थ में नीचे की साइड में एक अरेंजमेंट ऐसा हीट पंप का होता है चैनल के थ्रू। और आपका जो हीट पंप होता है वो आपके जो हीट का फॉर्मेशन है वो कहाँ से लेता है? हीट का फॉर्मेशन ये करता है जो मेनली आपके जो अर्थ है, अर्थ में, अर्थ क्रस्ट में जो हीट जनरेट होती है ड्यू टू वेरियस एक्टिविटीज़, वही आपके सोर्स होती है आपके हीट पंप में। अब इसका अलग अलग यूज़ कहाँ है? द एनर्जी ऑफ द सन वार्म द ग्राउंड, ठीक है। जो सन की एनर्जी होती है वो वार्म करती है ग्राउंड को। फिर कोल्ड फ्लूइड पम्प्ड आउट ऑफ हाउस, ठीक है। जो कोल्ड फ्लूइड होता है वो तो उसको आउट कर लेता है। अगर घर को अगर गर्म करना है तो फ्लूइड इन द लूप्स एब्जॉर्ब्ड हीट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। जो आपके वार्मनेस होती है हीट, वो उसको पंप कर दिया जाता है घर के अंदर। लूप्स कैरीज हीटेड फ्लूइड टू द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग में चला जाता है। हीट पंप ट्रांसफर हीट टू द होम, ठीक है। और फिर ये हीट पंप होता है, ये घर को गर्म कर रखने का काम करता है, ताकि जो कोल्ड वेदर होता है उस टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो हीट पंप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक तरह से आपने हीटर का काम करता है, ठीक है। और इसका जो ग्राउंड सोर्स होता है, इसीलिए इसको हीट पंप्स ग्राउंड सोर्स हीट पंप्स कहते हैं, क्योंकि इनका जो हीट का सोर्स है वो आपका ग्राउंड है, यानी अर्थ क्रस्ट है, ठीक है। दे कैन पंप हीट फ्रॉम द ग्राउंड इनटू अ बिल्डिंग, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर दे कैन एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम अ बिल्डिंग एंड डंप इट बैक इनटू द ग्राउंड, ये भी सही स्टेटमेंट है। अगर आपको हीट जितनी चाहिए वो है और बाकी आप ट्रांसफर कर सकते हो वापस ग्राउंड में। दे कैन यूज टू पंप हीट फ्रॉम द ग्राउंड इनटू अ बिल्डिंग एज वेल एज डंप हीट फ्रॉम अ बिल्डिंग इनटू द ग्राउंड, ये भी इसका सही है। ये दोनों रिवर्सेबल सेंस में काम कर सकता है, ठीक है। हीट पंप क्या होगा? जब आपका कोल्ड का टाइम होगा तब आपको घर को गर्म रखने का भी काम करेगा। और जब समर का टाइम होगा तो आपके जो एक्स्ट्रा वार्मिंग हो रखी है आपके घर की, वो हीट उसको एब्जॉर्ब करके कोल्ड हीट, जो कोल्ड करेगा इसको एब्जॉर्ब करके हीट को आपके घर को ठंडा करता है इन द टाइम ऑफ समर, ठीक है। तो आप याद रखना इसमें ग्राउंड सोर्स हीट पंप के बारे में अलग अलग स्टेटमेंट। और कोशिश करना अगर आपको इसके बारे में और भी पढ़ने को मिले तो आप कहीं से इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सबसे यूनिवर्सल क्वेश्चन है, सबसे फेवरेट क्वेश्चन। ये आपको पूछा कि की स्टोन स्पीसीज है वो, उसका इम्पेक्ट, ठीक है, किस लेवल पर होता है? तो आपको पता है ये लार्ज इफेक्ट होता है इसका कम्युनिटीज़ पर। की स्टोन स्पीसीज होती क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए की स्टोन स्पीसीज। की स्टोन स्पीसीज है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम, ठीक है। अगर कोई भी इकोसिस्टम में आपकी की स्टोन स्पीसीज है, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो आपका पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो ध्वस्त हो जाएगा। वहाँ पर कोई भी एक ट्रॉफिक लेवल है, अगर उसमें बैलेंस बिगड़ गया तो वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम के डिस्ट्रॉय होने की कगार पर आ जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ की स्टोन स्पीसीज। और मेनली आपकी की स्टोन स्पीसीज का एग्जांपल देखें तो आपके जो टॉप लेवल के प्रीडेटर्स होते हैं, टॉप लेवल के जो प्रीडेटर्स होते हैं वो आपके की स्टोन स्पीसीज का काम करते हैं। इसका एग्जांपल जैसे टाइगर हुआ, लायंस से लियोपार्ड है, ठीक है। ये जो टॉप लेवल प्रेडेटर्स होते हैं वो आपके की स्टोन स्पीसीज का काम करते हैं। अब ऐसा क्यों है? इसका रीज़न ये है कि अगर यहाँ पर अगर टाइगर की पॉपुलेशन है, की स्टोन स्पीसीज है, ठीक है, अगर इनकी पॉपुलेशन अगर कम हो गई तो इस स्टेज पर अलग अलग स्टेज पर जो नीचे, जैसे समझ लीजिए यहाँ पर डियर थे सारे, तो इनका नंबर धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। अगर वहाँ पर टॉप लेवल प्रेडेटर एब्सेंट है तो डियर्स यहाँ पर जो अलग अलग हेर्बीवोर्स हैं उनका नंबर है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इनका नंबर बढ़ेगा तो ये ज़्यादा जो आपके ग्रास लैंड्स है वहाँ पर जो भी प्रोडक्शन होगा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के द्वारा, ठीक है, उन सबको कंज्यूम कर जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से आपके इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ सकता है। तो इसीलिए आपके जो की स्टोन स्पीसीज है उनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला ये आपका क्वेश्चन पूछा है आपके साउंड पोल्यूशन से। साउंड पोल्यूशन से ये क्वेश्चन पूछा है तो देखिए ये एक अलग ही टाइप का न्यूमेरिकल है, ऐसा पहले देखा नहीं गया था, ये नया ट्रेंड था।
इसमें आपको दे रखा है 2 नॉइज़ लेवल्स दे रखे हैं। एक नॉइज़ लेवल है 19 डेसिबल का, जो कि 10 मिनट तक चलता है, और इसको कम करते हैं 70 डेसिबल तक फॉर ए 40 मिनट। ठीक है, तो टोटल आपका 50 मिनट तक पूरा का पूरा साउंड चला है। तो आपको अज्यूम करना है 5 मिनट्स की सैम्पलिंग इंटरवल है। तो आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट करना है आपका इक्विवेलेंट कंटिन्यूअस इक्वल एनर्जी लेवल। ठीक है, तो इस एनर्जी लेवल को निकालने का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको। जो आपके साउंड एनर्जी लेवल होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है, साउंड एनर्जी इज इक्वल टू द साउंड लेवल मल्टीप्लाई विद द टाइम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका सोल्व होगा इस फॉर्मूले से। आपको पूछा इक्विवेलेंट कंटिन्यूअस इक्वल एनर्जी, तो आपका लेवल ऑफ इक्विवेलेंट साउंड है, उसका फॉर्मूला होता है आपका 10 log 10, फिर इसको मल्टीप्लाई करना आपको टोटल साउंड एनर्जी लेवल से। अब टोटल साउंड एनर्जी लेवल कहाँ से निकलेगा, ये निकलेगा आपका, इसका फॉर्मूला होता है अलग से कि T1 मल्टीप्लाई विद द एनर्जी 1, फिर T2 मल्टीप्लाई विद द एनर्जी 2, फिर अपॉन में आपको टोटल जो टाइम है उसको लिख देना है। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे होगा, देखिए जो आपका T1 है वो आपका 10 मिनट्स था, फिर एनर्जी 1 थी आपके जो 19 डेसिमल, फिर प्लस में आपके जो इसमें 40 मल्टीप्लाई विद द 70, और अपन में आपका हो गया टोटल 50 मिनट्स था ड्यूरेशन साउंड के चलने का। ठीक है, और यहाँ से आप कैलकुलेट करके टोटल साउंड एनर्जी उसका अमाउंट निकाल दोगे, और इसको यहाँ पर पुट कर दोगे, तो आपका जो 10 log 10 की वैल्यू है वो इसको फॉर्म करके इसके फॉर्म में आपके ये आ जाएगी, और log की वैल्यू निकाल के आप जो लेवल ऑफ इक्विवेलेंट साउंड है इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है, ये काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाता, तो इसीलिए मैंने तो ये ओनली फॉर्मूला लिख दिया है, अब देख लेना इसको। लेकिन जो इजी है और सही अप्रोच है वो आपका ये टोटल साउंड एनर्जी लेवल है, और इसका फॉर्मूला देखिए आप, जो बीओडी स्ट्रीम्स का फॉर्मूला होता है उसी तरह का फॉर्मूला है। आपको टाइम इंटू एनर्जी है, फिर प्लस में T2 मल्टीप्लाई विद द एनर्जी सेकेंड, फिर अपन में आपका टोटल टाइम को लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन हीटिंग वैल्यू से पूछा है। मैंने जो वीडियो पहला वीडियो था पार्ट फर्स्ट, उसका पहला क्वेश्चन ही मैंने करवाया था, जो लोअर हीटिंग वैल्यू है हाई हीटिंग वैल्यू है उनके बीच में कंपैरिजन का। तो मैंने उस टाइम आपको बताया था जो हाई हीटिंग वैल्यू होती है वो आपके इंक्लूड करती है कंप्लीट जो कंबस्टन होता है उसके द्वारा जो एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, उसको इंक्लूड किया जाता है आपकी हाई रेटिंग वैल्यूज में। अब आपको पूछा है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है आपको बताना है हाई रेटिंग वैल्यूज का। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे बताओगे आप हाई रेटिंग वैल्यूज का, तो आपको सबसे पहले आपको पता है कि जो भी आपको ये दे रखा है इसमें सबसे कम होता है आपका हीटिंग वैल्यू मिक्स्ड फूड वेस्ट। फूड वेस्ट आपको पता है इसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है, इसमें गीला कचरा भी होता है इंक्लूड, तो इसकी जो हीटिंग वैल्यू होती है वो नहीं होती है ज़्यादा, बहुत कम होती है, सबसे कम इसकी होगी। तो बी हो गया आपका सबसे पहले। और सबसे ज़्यादा आपको पता है जो इस चारों में देखें, अगर पेपर प्लास्टिक और रबड़, तो इसमें आपके कोल है वो सबसे ज़्यादा इसकी कोल की वैल्यू होती है। ठीक है, तो कोल हो गया इसमें सबसे ज़्यादा। फिर हम बात करें तो मिक्स फूड के बाद में आपके आती है रबर। मिक्स फूड के बाद में आप इंक्लूड कर सकते हो जो पेपर्स होते हैं, न्यूज़ पेपर्स होते हैं उनका होता है। देन आपका होता है ये, फिर आपका हो गया रबर। ठीक है, मिक्स पेपर के बाद में रबर, देन प्लास्टिक, फिर आपका हो गया कोल एंड बिटुमिनस। क्योंकि प्लास्टिक है वो ज़्यादा ज़्यादा ज़ोरों से जलता है कंपेयर टू द रबर। रबर की जो हाई हीटिंग वैल्यू होती है वो कम होती है कंपेयर टू द प्लास्टिक्स। तो इसको अरेंज करें तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले आपका आएगा जो मिक्स्ड फूड वेस्ट। ठीक है, ये इसकी सबसे कम होती है। उसके बाद में आपका जो पेपर होता है, पेपर्स होता है, देन आपका रबर, फिर आपके हो गई प्लास्टिक्स, फिर आपके हो गया कोल जो कि बिटुमिनस है। ठीक है, इस तरह से आपके जो हायर हीटिंग वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है अगर हम नीचे आ रहे हैं तो इस ऑर्डर में। तो इसको अरेंज करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मिक्स फूड वेस्ट है बी ये आ गया, ये लास्ट में हो गया, फिर आपका जो प्लास्टिक है वो सी, तो ऑप्शन 2 इस करेक्ट आंसर आपका से बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज प्रोड्यूस्ड व्हाइल बर्निंग हाइड्रोजन एज ए फ्यूल। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है इस क्वेश्चन का आंसर देना, लेकिन इसमें ज़्यादातर जहाँ मैंने रिसोर्सेज में देखा था तो इसका आंसर आपका नोट्स बता रहा था। ठीक है,
वाटर वेपर भी इसमें रिलीज होती है, बट वाटर वेपर आपका एक पोल्यूटेंट नहीं है, ठीक है। अगर हम ग्रीन गैसेस की बात करें तो उसमें आपके H2 है, वो काम कर सकता था। लेकिन पोल्यूटेंट की बात करें तो आपके नॉक्स इसमें जनरेट होगा, क्योंकि जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन होती है, वो ये हाइड्रोजन फ्यूल है, एज ए बर्निंग इसमें होती है, ठीक है। अब बर्निंग होगी तो आपको पता है इसका मतलब आपका कंबस्टन है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपके जो नॉक्स हैं वो एज ए पोल्यूटेंट जनरेट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर आपका स्टेट पोर्शन से अगेन एक क्वेश्चन आया अच्छा सा, ठीक है। इसमें आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछा है, और स्टेटिस्टिकल टेस्ट ऑफ एसोसिएशन, कौन से वेरिएबल्स हैं वो कौन से स्टेटिस्टिकल टेस्ट से मैच करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं बताता हूँ, आपका जो नॉमिनल और नॉमिनल वेरिएबल्स होते हैं वो आपके यूज़ होते हैं, आपके चाई स्क्वायर टेस्ट है जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, और फिशर एग्जैक्ट टेस्ट है, इन दोनों में यूज़ होता है, ठीक है। अब जो नॉमिनल जो टेस्ट होता है वो डिस कोरेस्पॉन्ड टू द कैटेगोरिकल डाटा, जहाँ पर दोनों वेरिएबल्स नॉमिनल होते हैं। नॉमिनल एग्जांपल आपको पता है, कोई भी चीज़ का आपका नाम होता है वो भी आपका नॉमिनल वेरिएबल में आता है, जैसे कोई भी आंखों का कलर हुआ या जेंडर हुआ। द अप्रोप्रिएट स्टेटिस्टिकल टेस्ट इज द चाई स्क्वायर एंड द फिशर एक्सेप्ट टेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉमिनल नॉमिनल एग्जांपल इसका, ठीक है। तो ए का इसमें होगा नॉन पैरामेट्रिक टो बी स्टेटिक्स, क्योंकि आपके चाई स्क्वायर है वो आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो ए का हो गया इसमें थर्ड। फिर हम बाइनोमियल कंटिन्यूअस जो वेरिएबल्स होते हैं, अगर इनको इंक्लूड करें तो दिस इन्वॉल्व्स ए बाइनरी आउटकम्स, जिसमें आपके एक सक्सेस की चांस होता है, एक होता है आपका फेलियर का चांस, ठीक है। एंड कंटिन्यूअस प्रेडिक्टर, जिसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंक्लूड किया जाता है। द स्टेटिस्टिकल टेस्ट इज टिपिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। और जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका हम यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी में मेनली, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्कशन में, ठीक है। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन टेस्ट है वो आपका इसका एग्जांपल है बाइनोमियल कंटिन्यूअस वेरिएबल्स का। तो इसमें आपके जो टू इंडिपेंडेंट सिंपल टी टेस्ट है, टी टेस्ट में आपको पता है यूज होता है बाइनोमियल कंटिन्यूअस टेस्ट, ठीक है। फिर आपके कंटिन्यूअस वेरिएबल्स है व्हेन बोथ वेरिएबल्स आर द कंटिन्यूअस, जहाँ पर हाइट और वेट है ये आपको पता है कंटिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं। द यूज फॉर द कोरिलेशन कोफिशिएंट सच एज पियर्सन कोरिलेशन टू मेजर द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। कोई भी दो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में आपको जो एक्स है या फिर वाई है, इन दोनों के बीच में आपको लीनियर रिलेशनशिप निकालना होता है, तो आप दोनों एज ए यूज़ करते हैं आप कंटिन्यूस वेरिएबल के फॉर्म में। तो आपका सी हो गया इसमें फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर पीछे बचा डी, जो कि नॉमिनल कंटिन्यूस है। फॉर ए नॉमिनल वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल्स जो कंपेयरिंग इनकम लेवल्स अक्रॉस डिफरेंट इतने ग्रुप्स है, इसका ये एक एग्जांपल है, ठीक है। आपको इनकम लेवल्स, ठीक है, कंपेयर करने इतने ग्रुप्स में, ठीक है। तो जो इनकम लेवल्स हैं वो आपके कंटिन्यूस हो गए, और जो नॉमिनल है वो इतने ग्रुप्स हैं। वी कैन यूज़ द टू इंडिपेंडेंट सिंपल टी टेस्ट और अनोवा, इसमें वन वे अनोवा भी इसमें यूज़ किया जाता है। तो नॉमिनल कंटिन्यूस का आपका वन वे अनोवा टेस्ट हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आप कोशिश करना ये सारे टेस्ट है एक बार वापस डिटेल में देख लेना, और नहीं तो मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपको और आगे कवर करवा दूंगा इसका अलग सेपरेट वीडियो बना के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है थोड़ा सा करंट अफेयर्स टाइप से, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आपके यूपीसी में आते हैं, पता नहीं इतने सारे रिपोर्ट रिपोर्ट पूछ रहा है यूजीसी। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट्स 2023 रिलीज बाय द स्विस ऑर्गेनाइजेशन आईक्यू एयर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेट्रोपॉलिटन एरिया इज लिस्टेड अंडर द मोस्ट पॉल्यूटेड एरिया, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बेगूसराय। अगर आपने करंट अफेयर्स अगर आपका कहीं भी ये इस टाइम नज़र पड़ी तब तो आप इस क्वेश्चन को कर पाते, नहीं तो आपसे ये नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसका आंसर था आपका बेगूसराय। देखिए ये न्यूज़ आर्टिकल है, इसका मैंने कटआउट यहाँ पर लगा दिया कि बेगूसराय इज बिहार इज द वर्स्ट एयर क्वालिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है, डिस्पाइट इंडिया सिग्निफिकेंट चैलेंज विद द एयर पोल्यूशन is evidenced by the hosting the four most polluted cities globally and it ranked third list world's most populated country, ठीक है। इंडिया का थर्ड रैंक था, आपके जो फर्स्ट रैंक थी वो आपके थे अपने पड़ोसी बांग्लादेश, फिर आपका जो सेकंड रैंक थी जो आपके अगेन अपने पड़ोसी पाकिस्तान, फिर थर्ड रैंक हमारी थी इंडिया की। एयर पोल्यूशन के मामले में पाकिस्तान ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया था, इसमें इन्होंने सेकंड रैंक गेन की थी।
और इंडिया का जो स्थान था वो तीसरा था। ठीक है, तो आप याद रखना इसमें बेगूसराय है। अगर इन फ्यूचर अगर वापस क्वेश्चन पूछे तो याद रखना आप। और ऐसे ही करके आप जो 2024 है उसकी भी एक बार रिपोर्ट आप चेक कर लेना कि उसमें कौन सी सिटीज़ हैं वो टॉप रैंक में आई है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियर फ्यूल मिनरल। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये अगेन आपके जो दिसंबर में जो आपका पेपर हुआ था 2023 का साइकिल, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट हुआ था एज इट इज। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड आपको पता है जो यूरेनियम डाइऑक्साइड होता है वो मिनरल होता है। ठीक है, वो उसका हम प्रोलिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू इसमें से यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उस यूरेनियम को यूज़ करते हैं एज ए न्यूक्लियर फ्यूल। ठीक है, और ऐसे इस क्वेश्चन में आपको पूछा कि कौन सा फॉलोइंग ऑक्साइड मिनरल्स यूजफुल फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी, तो इसमें होगा पिच ब्लेंड एंड देन द थियोरियनाइट। ठीक है, जो कि आपके थोरियम का मिनरल है, थोरियम कैटेगरी का मिनरल है। ठीक है, थोरियम नोड्स में पाया जाता है। पिच ब्लेंड को आपके और भी अलग नाम से जाना जाता है, वो है आपके यूरेनिनाइट। ठीक है, यूरेनिनाइट जिसका रिजर्वायर है आपके बोहिमिया जो चेक रिपब्लिक है कंट्री, वहाँ पर डिस्कवर किया गया था। और मेजर ओन मिनरल्स फॉर द यूरेनियम मेटल्स। ठीक है, तो इसमें पिच ब्लेंड और थियोरेनाइट आपका एग्जांपल होगा, जो कि ऑक्साइड्स मिनरल्स होते हैं। ठीक है, और पिच ब्लेंड का फॉर्मूला आपका यूरेनियम डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन स्टेट के पोर्शन से पूछा है कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द एक्स एंड वाई, अरेंज करना आपको फॉलोइंग स्टेप टू गेट वैल्यू ऑफ द पी एक्स वाई। ठीक है, तो आपको पता है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट है, इसको मेजर करने के लिए आपको सबसे पहले जो पैरामीटर दे रखे होते हैं, ठीक है, उनका स्क्वायर लेना होता है। तो आपको पहले स्क्वायर करना है एक्स का, देन वाई का, फिर आपको कैलकुलेट करना है इन दोनों का मीन, एक्स और वाई का, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है एक्स वाई का, इन दोनों को, फिर आपको ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करना है कि कोवेरियंस ऑफ द एक्स एंड वाई अपॉन में इनका स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स एंड वाई, इनका मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, नॉर्मली आपको पता है ये कोरिलेशन कोफिशिएंट है, जो बंदा तैयारी करता है उसने ये चीज़ पढ़ रखी है, काफ़ी ईजी है। ठीक है, अब मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन आ गया आपका यूजीसी का। देखिए, इसमें आपको पूछा है NAPCC है, उसमें से कौन से जो आपके मिशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST है, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी है, उनके अंडर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपका NAPCC है वो क्या है। ये एक नेशनल एक्शन प्लान है ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, उनको इनकाउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने 2008 में। और इसमें अलग अलग टाइप के जो 8 है वो सब प्लान्स है, और इन 8 सब प्लान्स को मिला के आपके कमांड एक्शन प्लान है वो NAPCC है। ठीक है, अब इनके जो 8 सब प्लान्स है वो कौन कौन से हैं देखिए। जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है उसमें 8 मिशन टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज कंसर्न एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उसमें आपका सबसे पहले आपका सोलर मिशन है, नेशनल सोलर मिशन है, जो कि आपका आता है जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, उसके अंडर आता है। फिर जो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट है वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन और हाउसिंग अफेयर्स है में आता है। फिर जो नेशनल मिशन ऑन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम है, ये आपका आता है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसके अंडर। फिर द नेशनल मिशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ऊर्जा मंत्रालय। फिर नेशनल वाटर मिशन है वो आपके जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ द वाटर। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय। फिर नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज है, ये आपका अगेन आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर। और जो नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसके अंडर आता है। तो आपके जो सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम है, सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम और स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज है, ये दोनों मिशन आपके जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जिसकी मिनिस्ट्री आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे होगा आपका एक हिमालयन इकोसिस्टम वाला और स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ये दोनों हो गए। तो बी और सी आपका
इसमें ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल स्पीसीज हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसमें आपको बताना है ऑक्सीडेशन नंबर, आपको पता है ये छोटा सा 12th की केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये दोनों, इन दोनों की ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैच नहीं करी, नहीं ऑप्शन 4 नहीं। हाँ ठीक है, जो H2S है उसमें आपके जो सल्फर की है वो -2 है, जबकि जो H2 होगा उसकी आपको पता है एक सिंगल एलिमेंट होता है, उसकी आपकी 0 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन आपके डेम से पूछा है। डेम काफ़ी रिपीटेटिवली मतलब आ रहा है आपके एग्जाम में, बारी बारी से क्वेश्चन पूछता है, लगभग हर साल एक क्वेश्चन आपके डेम से आता है, जो भी आपके इंडिया में अलग अलग डेम से प्रेजेंट है। देखिए मैंने आपके प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आ रखा है, उसका कटआउट लगाया है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जो हसदेव बांगू डैम है वो आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, फिर इंदिरा सागर डैम जो आपका है मध्य प्रदेश में स्थित, फिर जो जाखम डैम है आपके राजस्थान में, फिर कोयना हो गया वो आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा होगा। हसदेव बांगू आपका हो गया 4, सी देन डी का 4 है ऑप्शन नंबर ए का हो गया 2, ए का हो गया 4, तो 3 और 2 में से होगा इसमें। फिर आपका डी का हो गया आपका 2 का 2 हो गया, बी का हो गया 3 का 3, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सी का हो गया 1, जाखम डैम है राजस्थान में। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ऐसे ही देखिए आपका ये क्वेश्चन अगेन आपको पूछ रखा है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट आपको पता है नर्मदा नदी पर प्रेजेंट है, मध्य प्रदेश और गुजरात। फिर आपके टेरी डैम प्रोजेक्ट है वो आपके भागीरथी रिवर है, जो गंगा, जो कि टॉलेस्ट डैम है इंडिया का, टेरी डैम। फिर पोंग डैम है आपका ब्यास रिवर पर, और हीराकुंड है जो आपका उड़ीसा में आपके महानदी रिवर पर प्रेजेंट है। ठीक है, और इंडिया का जब हम कंडीशन देखें तो 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। और जो हमारे इंडिया का जो पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था वो शिव समुद्र, वो आपके लोकेटेड है तमिलनाडु में, जो सबसे पहला था। कोयना आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है, जो इंडिया का लार्जेस्ट कंप्लीटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, जिसकी कैपेसिटी आपके 1960 मेगावाट है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि ये सारी स्टेजेज हैं, इनको पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, इनको लास्ट इनिशियल से लास्ट स्टेज में अरेंज करिए। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपके सबसे पहले प्रोसेस होती है आपका डायजेनेसिस, फिर होता है आपका केटाजेनेसिस, फिर होता है मेटाजेनेसिस। ठीक है, अब पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हैं तो इनकी हम बात करें तो सबसे पहले आपका जो फॉर्मेशन होता है पेट्रोलियम डिपॉजिट्स का, वो फॉर्मेशन होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं हम जनरेशन। ठीक है, देन उसके बाद में आती है आपके माइग्रेशन। ठीक है, फिर होता है आपका एक्यूमुलेशन, माइग्रेट होकर एक्यूमुलेट करता है, देन आपका आता है सीपेज। ठीक है, सीपेज इसमें स्पेसिफिकली अलग से कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन जो मेन जो स्टेजेस होती हैं वो आपका होती है फॉर्मेशन या जनरेशन। ठीक है, फिर आपका होता है माइग्रेशन, फिर आपके होते हैं एक्यूमुलेशन, फिर लास्ट में होता है आपका सीपेज। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये हो गए आपके, देखिए प्रोग्रेसिव बरियल एंड हीटिंग है इसमें प्रोसेस है, तो डाइजेनेसिस, केटाजेनेसिस और मेटाजेनेसिस। ऑर्गेनिक डेब्रिस होता है वो दो टाइप से, जैसे आप केरोगिन है जिसमें ऑयल डिपोजिट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो इनिशियल बिटुमिन होता है वो ऑयल और गैस होता है, फिर थर्मल डिग्रेडेशन के थ्रू केरोगिन वो कार्बन कार्बन कंपाउंड से उनमें कन्वर्ट हो जाता है, और क्रैकिंग के माध्यम से हम मीथेन गैस है वो जनरेट करते हैं इसमें, मीथेन गैस जो नेचुरल गैस के थ्रू। फिर माइग्रेशन की प्रोसेस होती है, वो उसको ऑयल रिजर्वायर्स हैं उनकी तरफ मूव करके ले जाती है। ठीक है, अब याद रखना है इसमें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है। और जो फॉर्मेशन की स्टेजेस है वो ये है। और देखो एक ताजुब की बात मैं ये बताऊँ, तो ये आपका क्वेश्चन है वो 2 सितंबर को एज इट इज़ रिपीट होता है। ठीक है, जब मैं दिसंबर की रेस्पॉन्स शीट है डिस्कस कराऊंगा तो अब आप देख लेना। ठीक है,
अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप बाद में इन फ्यूचर आप जो दिसंबर की जो रिस्पॉन्स शीट होगी उसका वीडियो देखना, तो आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन एज इट इज वहाँ पर रिपीट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है कि जो नॉर्मल लैप्स रेट है उसका टेम्परेचर तो पर किलोमीटर आपका 6.4 है। ठीक है, 6.4 डिग्री सेल्सियस, ये आपके जो नॉर्मल ELR होती है एनवायरमेंटल लैप्स रेट उसकी वैल्यू है। ठीक है, पर किलोमीटर पर। ELR होता क्या है? एनवायरमेंटल लैप्स रेट। एनवायरमेंटल लैप्स रेट ऐसा होता है कि हम जो एल्टीट्यूड होता है वहाँ से अगर हम ऊपर जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जैसे ये कोई क्लाउड है, ये यहाँ ऊपर जाएगा, तो आपके क्लाउड का एग्जांपल छोड़ो इसको, जैसे अगर आपके सरफेस पर टेम्परेचर अगर 30 है तो अगर 1 किलोमीटर आप अगर ऊपर जाओगे तो इसमें से जो 6.4 है वो पर किलोमीटर आपका कम होता है, जो एवरेज मान के चलते हैं एवरेज वैल्यू है ELR की वैसे कम हो जाती है, तो 30 - 6.4 है। फिर आपका अगर और ऊपर जाएँ तो फिर वो 12.8 है, ऐसे ऐसे करके ना। यहाँ पर अगर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है फिर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो वो टेम्परेचर की वैल्यू है अक्रॉस द एल्टीट्यूड के धीरे धीरे कम होती है विद द वैल्यू ऑफ 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, वो आपकी होती है नॉर्मल लैप्स रेट। और हम बात करें तो एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है? ALR। ठीक है, या फिर ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट या सेचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है। ऐसी लैप्स रेट होती है जिसमें आपका हीट का ना तो एब्जॉर्बेंस होता है ना ही हीट रिलीज होती है। ठीक है, मतलब नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ठीक है, विद सराउंडिंग्स, विद सराउंडिंग्स। ठीक है, आपके ALR होती है जो DLR ALR होती है वो हमेशा कोई भी क्लाउड की होगी। ठीक है, जबकि जो ELR होगी वो आपके होगी एनवायरनमेंट की, वहाँ के सराउंडिंग्स की। ठीक है, ELR हमेशा होती है उस क्लाउड के चारों ओर के जो उसका वातावरण होता है, जो सराउंडिंग्स होती है उसकी जो लेफ्ट रेट होगी वो ELR होगी। जबकि जो क्लाउड्स होता है उसकी जो लेफ्ट रेट होगी उसको हम कंसिडर करेंगे एडियाबेटिक लेफ्ट रेट में। और वो दो टाइप की होती है, वो आपके एक DLR होती है, एक SLR होती है। DLR होती है आपका ड्राई एडियाबेटिक लेफ्ट रेट, फिर SLR होती है वो आती है सेचुरेटेड एडियाबेटिक लेफ्ट रेट। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और पढ़ना हो तो मेरे को बता देना, मैं अलग से आपका छोटा सा एक वीडियो बना दूंगा इसमें। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, फिर अगेन मैं ऊपर की ओर चलते हैं। देखिए आपके लिए काफ़ी कुछ कर तो रहा हूँ। ठीक है, दिसंबर के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पर। और आप कोशिश करना कि अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचाए। ठीक है, जो भी अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ रहे हैं, मास्टर्स का कोर्स कर रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस में, उन तक ये पहुँचाए। ठीक है, और अपना ध्यान रखना और पढ़ते रहो दिसंबर के लिए। अगर आपने आंसर की मैच कर ली तो आप बताना आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और अगर आपको लग रहा है इस बार आपका होगा या नहीं होगा। ठीक है, कट ऑफ पर चर्चा करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, मैं कौन होता हूँ कट ऑफ पर चर्चा करने वाला। ठीक है, मेरे पास इतना बड़ा सैंपल साइज भी नहीं है, तो लेकिन अब खुद अंदाज़ा लग गया होगा कि आपका कितना स्कोर बैठ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप दिसंबर जो नेक्स्ट साइकिल है अपना 2024 वाला, उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और जिसके लिए आपका सबसे पहले होगा स्टेप्स आपका PYQs, तो मैं आपको PYQs का डिस्कशन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इनको फॉलो करिए और नोट्स बनाइए अच्छे से, उनको बारी बारी से रिवाइज करने की कोशिश करना है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।